हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेली जीके जीएस का टेस्ट नंबर 9। ये टेस्ट दोस्तों आपकी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल तथा एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप कोई राज्य स्तरीय परीक्षा भी दे रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण यह टेस्ट होने वाला है। दोस्तों डेली आपको इस चैनल पर ये टेस्ट रात को 8 बजे देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी। किसने दोस्तों? शंकर देव जी ने किस नृत्य की शुरुआत की थी? मणिपुरी की, सत्रिया की, कथक की या फिर दोस्तों ओडिसी की? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर। शुरुआत करने वाले कौन थे? शंकर देव थे। इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? श्रीमंत था और ये वैष्णव संत थे। कैसे संत थे? वैष्णव संत थे। और इन्होंने दोस्तों किसकी शुरुआत की थी बताइए। मणिपुरी की बात की जाए तो दोस्तों ये मणिपुर का, कहां का? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात की जाए तो दोस्तों ये उत्तर भारत का, कहां का? उत्तर भारत का या दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहां का है दोस्तों? ओडिसी ओडिशा का है। कहां का है दोस्तों? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं दोस्तों बात की जाए यदि शंकर देव जी वाले शास्त्रीय नृत्य की तो वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वह है सत्रिया। कौन सा है दोस्तों? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। और यह किस राज्य से संबंधित है? इसकी बात की जाए किस राज्य से संबंधित है तो दोस्तों इसका जो संबंध है वह असम राज्य से है। कहां से है? इसका संबंध असम राज्य से है। असम का पुराना नाम दोस्तों कामरूप है। क्या है दोस्तों? असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। यह बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक प्रमुख प्रसिद्ध शक्तिपीठ है कामाख्या माता मंदिर। कौन सा दोस्तों? कामाख्या माता मंदिर यहाँ पर प्रमुख शक्तिपीठ है। वहीं दोस्तों एक महत्वपूर्ण मेला भी लगता है अंबुबाची का मेला। कौन सा मेला? अंबुबाची का मेला। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पिछले 4 वर्षों की अवधि में क्रीड़ा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और नेतृत्व के लिए खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए डॉट डॉट दिए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? बताइए दोस्तों पिछले 4 वर्षों में यदि आप किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों या दोस्तों अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आपके अंदर अनुशासन की भावना होती है, खेल कौशल होता है, तो आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों आपको खेल का कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाएगा। कौन से पुरस्कार से? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात की जाए यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो यह पुरस्कार दोस्तों किसको दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है कोच को। किसको दोस्तों? कोच को। जो आपका अध्यापक होगा, इस प्रकार समझिए, मान लीजिए आपका जो अध्यापक होगा उसको दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट में इनको कोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोच कहा जाता है। तो दोस्तों कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी जो दोस्तों सिखाता है, यानी जो अध्यापक का कार्य करता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया था। यानी स्वदेशी का नारा किस अधिवेशन में दिया गया? तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन है उसमें स्वदेशी का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया था दोस्तों? स्वदेशी का नारा दिया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो दोस्तों इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन सा प्रस्ताव दोस्तों? इन्होंने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, जो दोस्तों बाद में हमारे संविधान की या हमारी क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तथ्यों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? वीरा और टोडा, वर्णम और परण, जागोई और चोलोम, भंगी और स्त्री। बताइए, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तथ्यों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? दोस्तों मणिपुरी नृत्य में दो चीजें होती हैं, दो तत्व होते हैं। कौन कौन से? लास्य और तांडव। कौन कौन से दोस्तों? लास्य और तांडव। इनके दोस्तों मुख्य भाग कौन कौन से हैं? दोस्तों इन दोनों के जो मुख्य भाग हैं वह हैं जागोई और चोलोम। कौन सा दोस्तों? जागोई और चोलोम। ये दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। किसका दोस्तों? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार दोस्तों इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये दोस्तों रेलवे में भी आने की पूरी ही संभावना है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जिस क्वेश्चन का ट्रेंड चल जाता है वो विभिन्न एग्जामों में दोहराया जाता रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अंतर निरूपण को सटीक रूप से दर्शाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी आकृति है जो पदार्थ के तीन रूपों को, कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस के सही रूप को क्या करती है? दर्शाती है। आपको यह बताना है। बताइए, मान लीजिए दोस्तों कोई ठोस है, उसको हमने क्या किया? गर्म किया, तो वह क्या बना? लिक्विड बना। लिक्विड को दोस्तों हमने जब गर्म किया तो वह गैस बना। जब गैस को हमने दोस्तों ठंडा किया तो वह क्या बना? सॉलिड बना। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बी वाला इस चीज को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? माफ करिए C4H8, C2H10, C4H10 या दोस्तों C2H6। बताइए, बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4H10। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। सबसे पहली बात दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2002 में पारित किया गया। यह भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है? यानी दोस्तों जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया, यह राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के किस नीति निर्देशक जो तत्व सिद्धांत हैं उनके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या शामिल किया जाता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो जैव विविधता दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों यह जो अधिनियम है यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो अनुच्छेद है वह 48 का ए है, अनुच्छेद 48 का ए। और यह दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सत्य है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश समय की इकाई है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता। माफ करिएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन में कुछ, प्रकाश वर्ष दोस्तों वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि प्रकाश वह दूरी है जिसको प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसको दोस्तों पृथ्वी के एक वर्ष में, पृथ्वी में एक वर्ष कितना होता है, कितने दिनों का होता है? 365 दिन में। यानी जो प्रकाश 365 दिन में दूरी तय करता है, क्या दोस्तों वह है? या दोस्तों प्रकाश वर्ष की तीव्रता, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता का माप है? बताइए, प्रकाश वर्ष के संबंध में कौन सी बात सत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। कौन सा? पहला और तीसरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली या दोस्तों दिल्ली? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों। दोस्तों 2011 की जनगणना की थीम की यदि बात की जाए तो 2011 की जनगणना की थीम क्या थी बताइए। तो 2011 की जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या दोस्तों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 2011 की जनगणना की क्या थी दोस्तों? थीम थी। इस बात को भी आप नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली में कि यह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जहां दोस्तों साक्षरता दर क्या थी? सबसे कम थी। तो वहीं राज्य की बात की जाए दोस्तों तो राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है दोस्तों? बिहार है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। यह बात भी आप लोग नोट करिएगा। वहीं जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है? बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इन बातों को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइनों की देखभाल भारत के डॉट डॉट द्वारा की जाती है। किसकी दोस्तों? परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइनों की देखभाल भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? तो दोस्तों ये भारत सरकार का क्या गृह मंत्रालय करता है, रेल मंत्रालय करता है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करता है? बताइए दोस्तों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मंत्री कौन है इस समय? तो नितिन गडकरी साहब है। कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी साहब वर्तमान में क्या है दोस्तों? मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री है। रेल मंत्री कौन है दोस्तों? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं। कौन दोस्तों? अश्विनी वैष्णव साहब रेल मंत्री हैं। वहीं गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री हमारे मोटा भाई यानी अमित शाह जी हैं। कौन दोस्तों? अमित शाह जी हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं। वहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पाइपलाइनों की क्या करता है? देखभाल करता है। इस बात को नोट करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कब पेश किया गया? बताइए दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को, 17 नवंबर 1946 को, 16 नवंबर 1948 को या 15 अगस्त 1947 को? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे भारत आजाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवानान प्रिय पियादासी के नाम से जाना जाता है? किस मौर्य राजा को दोस्तों देवानान प्रिय पियादासी के नाम से जाना जाता है? संप्रीति को, बिंदुसार को, शतधन्वन को या दोस्तों अशोक को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्लेटी हेल्मिनीथीज या दोस्तों एनिलीड? बताइए सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दोस्तों प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? चेर से, चालुक्य से, पांड्य से या राष्ट्रकूट वंश से? बताइए। जो पुलकेशित सेकंड था दोस्तों, वह किस राजवंश से संबंधित था? आप दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, मैं आपके लिए कोई अच्छी सी शायरी ढूंढता हूं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन सेकंड निम्नलिखित में से किस राज्यवंश से संबंधित था? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपके लिए एक शायरी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि दोस्तों मिसाल बन जाए। क्या हो दोस्तों? मिसाल बन जाए। इस बात को नोट करिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चालुक्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? सबसे पहली बात दोस्तों, आपने बजट नाम सुना होगा, बजट सुना होगा। बजट हर वर्ष आता है, हर वर्ष आता है। केंद्र का अलग आता है, राज्य का अलग आता है। लेकिन दोस्तों बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। उसकी जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो उल्लेख है यह संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 112 में मिलता है। कहां मिलता है? अनुच्छेद 112 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? जेबी कृपलानी, हसन मोहानी, राजेंद्र प्रसाद या राजकुमार शुक्ला? ये दोस्तों काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यानी इसको दोस्तों हार्ड लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। किस लेवल का? हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला जी। जो राजकुमार शुक्ल जी थे, इन्होंने दोस्तों गांधी जी को इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया था, जिसके बाद दोस्तों गांधी जी चंपारण गए थे और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 245, 214 या 275? वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है दोस्तों? 25 है। वहीं बात की जाए नवीनतम हाई कोर्ट की, तो दोस्तों जो नवीनतम हाई कोर्ट है वह कौन सा है? वह अमरावती हाई कोर्ट है। कौन सा है दोस्तों? अमरावती हाई कोर्ट है। और यह दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे दोस्तों? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू साहब है। कौन दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू साहब यहाँ के क्या है? सीएम है। इस बात को नोट करिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह अनुच्छेद 214 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 214 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दंती वर्मन या दोस्तों दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? चेर राजवंश, प्रतिहार, पाल या राष्ट्रकूट? बताइए। तो दोस्तों दंती वर्मन या दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के, किसके दोस्तों? राष्ट्रकूट राजवंश के क्या थे? संस्थापक थे। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी उद्घोषणा प्रारंभ में ... की अवधि के लिए होती है। दोस्तों 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी राज्य के अंदर क्या कर सकते हैं? अपना वो लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र शासन की घोषणा कर सकते हैं। कब? जब वह राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाते हैं। यह दोस्तों जो प्रथम घोषणा होगी, यानी प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसका जो प्रारंभ में दोस्तों यह कितनी अवधि का होगा? तो दोस्तों प्रारंभ में यह कितने महीने का होगा? तो यह 6 महीने का हो जाएगा। कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें
ह्रासमान औसत वार्षिक वर्षों के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम है। किसमें दोस्तों? ह्रासमान औसत वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्ष के संबंध में। किसके संबंध में? ह्रासमान औसत वार्षिक वर्ष के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम, बिहार, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन अणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर साहब। बताइए कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थी। कौन थे? ज्योतिबा फूले साहब, फूले थे। इन्होंने दोस्तों सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। किसकी दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की। यह बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। सरसों, चावल, चना या जौ? बताइए। खरीफ फसल के मौसम में उगाए जाने वाली फसल की पहचान करनी है। तो दोस्तों वह फसल कौन सी है? वह फसल है चावल, जो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चना, सरसों, जौ ये दोस्तों रवि की फसलें हैं। कैसी हैं? रवि की फसलें हैं। बताइए दोस्तों क्या मैंने सही बताया? क्या यह रवि की फसलें हैं? बताइए। दोस्तों रवि की फसलों का नाम आप लिख लीजिए, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, मसूर, ये सभी रवि की फसलें हैं। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गंगा नदी 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। गंगा नदी और इसके नदी बेसिन बहुत सारे अद्भुत वन्य जीव का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से नदी डॉल्फिन, ऊदबिलाव, मीठे पानी के कछुए और घड़ियाल। गंगा नदी हिमालय से बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है। गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बताइए। गलत कथन की पहचान करनी है तो डी वाला दोस्तों कथन क्या है? गलत है। गंगा नदी का जो जल स्तर है इसमें कहा गया है यह कभी भी किसकी परवाह नहीं करता? मानसून की। तो यह बात बिल्कुल गलत है। मानसून पर निर्भर करता है और जलवायु परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हिमालय, नीलगिरी, अरावली या विंध्याचल? बताइए। दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये चाय के उत्पादन के लिए, चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला दोस्तों जो जीआई टैग है वह यही नीलगिरी की दोस्तों चाय को मिला था। किसको? चाय को दिया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों पहला जीआई टैग किसी को मिला था? बताइए। पहला दोस्तों जो जीआई टैग था वह दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इस बात को नोट करिएगा। पहला जीआई टैग की बात की जाए तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 2019 में किस असमिया पार्श्व गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भूपेन हजारिका, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार या लकी उबी? बताइए। भूपेन हजारिका, इनका संबंध कहां से है दोस्तों? असम से है। कहां से है दोस्तों? असम से है। ये क्या थे दोस्तों? एक प्रसिद्ध गायक थे। क्या थे दोस्तों? प्रसिद्ध गायक थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों ढोला सादिया पुल का नाम रखा गया। किसका दोस्तों? ढोला सादिया
पुल का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। यह पुल कहाँ है दोस्तों? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम के अंदर है। कहाँ है? असम के अंदर है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आमतौर पर निर्देशक सिद्धांत डॉट डॉट होते हैं। प्रकृति में निषेधात्मक, मनमानी कार्रवाइयां, सकारात्मक निर्देशन, नकारात्मक निर्देशन। बताइए। आमतौर पर निर्देशक सिद्धांत होते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देशन होते हैं। कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं। यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, उड़ीसा, बिहार या उत्तर प्रदेश? बताइए। दोस्तों जो दलखाई है यह ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब का दोस्तों भांगड़ा। कौन सा दोस्तों? भांगड़ा। उत्तर प्रदेश का दोस्तों नौटंकी। कौन सा? नौटंकी हो गया। नागिन डांस भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही होता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ओवरऑल साक्षरता दर पूछा है। 82%, 16%, 65% या 72%? तो दोस्तों ओवरऑल जो भारत की साक्षरता दर थी वह 72.98% थी। यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विलियम वेडरबर्न, पी आनंद चालू, दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब। बताइए कौन थे दोस्तों? डीवीएन साहब थे। यानी दादा भाई नरौजी साहब कलकत्ता अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। जो दोस्तों कब हुआ था? 1886 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। जो दोस्तों दूसरा अधिवेशन था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले दोस्तों A.O. ह्यूम साहब थे। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।